हेलो डियर स्टूडेंट, आज है लेसन नंबर 2 इन्वायरमेंटल इशू का। इस लेसन में हम जानेंगे कि सॉलिड वेस्ट। हमने पिछले वाले लेसन में थोड़ा बहुत किया था कि सॉलिड वेस्ट क्या होता है। सॉलिड वेस्ट में हमने जाना था कि सॉलिड वेस्ट हर घर से निकलने वाली, हॉस्पिटल से निकलने वाली जितनी भी चीज़ें सारी किस्म आती हैं सॉलिड वेस्ट में, चाहे वो पेन की छिक्कल हो गया या फिर पेन का कैप हो गया, ये पेन ही हो गया, या फिर कोई कुर्सी हो गई, चेयर हो गई टूटे हुए, सब कुछ क्या आ रहे हैं, सब ही सॉलिड वेस्ट में आ रहे हैं। तो अब आता है पॉल्यूशन। हमने कर लिया पॉल्यूशन, हमने जान लिया पॉल्यूशन क्या होता है। नेक्स्ट आता है एयर पॉल्यूशन एंड इट कंट्रोल। एयर पॉल्यूशन कैसे हम होता है और कैसे हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है वाटर पॉल्यूशन और उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सॉलिड वेस्ट हमने पिछले लेसन में थोड़ा सा पढ़ा था, उससे आगे हम अब जानेंगे कि ये क्या होता है। तो हमने म्यूनिसिपल वेस्ट में कर लिया था कि जो कलेक्ट कर लेते, जो भी डिस्पोजल हो गए, तो सारे डिस्पोजल जो घर से निकलते हैं या ऑफिस से हो गए, स्कूल से हो गए, हॉस्पिटल से हो गए, सभी किस्म आते हैं सॉलिड वेस्ट में ही आते हैं। जैसे पेपर हो गया, खाने बेकार खाना हो गया, फूड का वेस्ट हो गया, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, रबड़ और लेदर, सभी किस में आती हैं, वेस्ट मटेरियल में आते हैं, यानी सॉलिड वेस्ट में आते हैं। नेक्स्ट आता है सैनिटरी लैंडफिल्स। सैनिटरी लैंडफिल्स का मतलब क्या होता है कि अगर देखा जाए खेत जो होते हैं, खेत हो गए या फिर खाली ज़मीन हो गई जहाँ पे गड्ढे वड्ढे रहते हैं, गड्ढे पे पहले क्या है, कूड़ा, जहाँ किसी ने कूड़ा डालते गए, कूड़ा डालने के बाद वहाँ पे मट्टी भी डाल दी, तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे एक लैंडफिल हो गया। तो पूरा वहाँ पे क्या है, सैनिटरी लैंडफिल्स। तो यहाँ पे डिस्पोजल की वजह से क्या हो गया, लैंडफिल्स हो गया। तो द वेस्ट आर डम्प इन डिप्रेशन और टाइम्स कंप्रेसिंग दैम कवर्ड रैपिडली विथ डर्ट। उसमें पहले गंदगी थी, फिर मिट्टी रख दी, तो वहाँ पे क्या हो गया, पूरा जो गड्ढा था यानी कि पूरा जो सैनिटरी लैंडफिल्स था वो पूरा फिलअप हो गया। प्रॉब्लम ऑफ सीपेज ऑफ केमिकल्स लैंडफिल टू अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। इसमें क्या हो गया, अंडरग्राउंड पहले अगर उसमें गड्ढा पानी भी भर जाता, कूड़ा चला गया, मिट्टी डाल दी, सारे किस्म आते हैं सैनिटरी लैंडफिल्स, सारे सॉलिड वेस्ट हैं। अब आता है सॉल्यूशन डिस्पोजल का। सॉलिड वेस्ट में अगर देखा जाए कि जो सॉलिड वेस्ट है उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, उसका डिस्पोजल का क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जो हॉस्पिटल का वेस्ट आता है तो इट कंसिस्ट डिसइंफेक्शन। अगर देखा जाए तो अगर किसी को HIV हो रहा है तो HIV वाले इंजेक्शन अगर उसे लगाया गया, अगर वो इंजेक्शन गलती से दूसरे को टच भी हो गया ही, तो वहाँ पे क्या हो गया, टच हो गया, तो वहाँ पे HIV उससे भी हो सकता है, दोनों को इन्फेक्शन फैल रहा है। तो इसके डिस्पोजल क्या होने चाहिए, यूज़ नहीं करने चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या करेंगे, हार्मफुल पहुंचा सकते हैं, हानि पहुंचा सकते हैं किसी को भी। इसमें आता है कंसिस्ट ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका केयरफुल ट्रीटमेंट क्या है, जो डिस्पोजल है उसको डस्टबिन में डाल के तुरंत फेंक दिया जाए। यूज़ ऑफ इंसिनरेटर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट। तो उसमें क्या, जो उसके वो वेस्ट है उसको तुरंत फेंक दिया जाए। अब आता है ई वेस्ट। ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ इरिपेरेबल कंप्यूटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। इसमें क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस आ जाएंगे, मोस्टली दे आर बरीड और इंसिनरेटेड। उसमें क्या हो जाता है, देखा है कि अगर हम ज़्यादा देर लाइट आ रही है तो अगर चार्जर भी लगा हुआ फट जाता है अचानक से, पता नहीं चलता हुआ क्या है, वहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो रहा है। मोर देन हाफ ऑफ द वेस्ट जनरेटेड इन डेवलप कंट्री इज पास टू द डेवलपिंग कंट्री सच है। जैसे ये सब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहाँ से बनते हैं, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया। हेयर मेटल्स लाइक कॉपर, आयरन, सिलिकॉन, निकल एंड गोल्ड आर रिकवर्ड ड्यूरिंग रिसाइकलिंग, यानी कि इन मेटल का यूज़ करके दोबारा से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को रिसाइकल कर सकते हैं, दोबारा से उसे यूज़ कर सकते हैं। द एक्सट्रैक्शन रिक्वायर मैनुअल पार्टिसिपेशन एंड एक्सपोज वर्कर्स टू टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें क्या लगाए, वर्कर्स लगा दें जो क्या करेगा, उसके वेस्ट को अलग कर दें। अब नेक्स्ट आता है अ सॉल्यूशन टू ऑल दिस कैन ओनली बी ह्यूमन बींग्स बिकमिंग मोर सेंसिटिव टू दिस एनवायरमेंटल इशू। इसमें क्या हो जाएगा, कुछ इन्वायरमेंट इशू आ जाएंगे जिसकी वजह से क्या होगा, ऑल द वेस्ट वी जनरेट कैन वी कैटेगराइज इनटू 3 टाइप्स। कितने टाइप से हम इसे जनरेट कर सकते हैं, 3 टाइप से। फर्स्ट आता है उसमें बायोडिग्रेडेबल, इसमें क्या आ जाएगा, बायोडिग्रेडेबल। सेकंड हो जाएगा रिसाइकलेबल एंड थर्ड वन इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ये किसके हैं, वेस्ट के ही हैं कि ये क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं दोबारा से। तो 3 तरीके से
बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड देन रिसाइकलेबल। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट ऑल गार्बेज जनरेटेड इज़ सॉर्टेड। तो इसमें क्या यूज़ हुआ है, जनरेटेड, जो क्या हो सकता है, रीयूज हो सकते हैं, रिसाइकल हो जाते हैं और सेपरेटेड भी अलग अलग कर सकते हैं। अवर कबाड़ीवालास होते हैं, कबाड़ीवालास और रैग पिकर्स टू ग्रेट अ जॉब ऑफ सेपरेशन ऑफ मटेरियल फॉर रिसाइकलिंग। जो कबाड़ी वाले होते हैं, ये जो कबाड़ा इकट्ठे करके ले जाते हैं, वो क्या करते हैं, जो गार्बेज होता है उसको दोबारा से रिसाइकल यानी दोबारा से यूज़ करने में हेल्प करते हैं। अब आता है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। इसमें क्या होता है, पुट इनटू डैम पिट्स इन द ग्राउंड एंड बी लेफ्ट फॉर मैनुअल नेचुरल ब्रेक डाउन। ये जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं उसमें क्या होता है, जो नेचुरल पिगमेंट्स होते हैं, नेचुरल पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें लेके वो ब्रेक डाउन करके उसे दोबारा से यूज़ करने में हेल्प करते हैं। दैट लीव्स ओनली द नॉन बायोडिग्रेडेबल टू बी डिस्पोज्ड ऑफ। तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसे हम दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते। द नीड टू रिड्यूस अवर गार्बेज जनरेशन शुड बी प्राइम गोल, इंस्टीड वी आर इंक्रीजिंग द यूज़ ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है वो दोबारा से यूज़ नहीं करेंगे तो वो जो उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। जस्ट पिक एनी रेडी मेड पैकेट ऑफ एनी गुड क्वालिटी कैटेबल। तो अगर हम लेते हैं कोई भी रेडीमेड जो चीज़ें होती है, पैकेट हो गए, अगर हम ये लेते हैं तो यहाँ पे जैसे आता है बिस्कुट पैकेट हो गए, स्टडी द पैकेजिंग, डू यू सी द नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर्स यूज। तो उसमें देखा है बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट होते हैं पहले से जिसे हम यूज़ नहीं करते। दैट एटलीस्ट वन लेयर इज़ प्लास्टिक। एक लेयर ही उसकी क्या होती है, प्लास्टिक की होती है। तो स्टार्टेड पैकेजिंग इवन अवर डेली यूज़ प्रोडक्ट। तो जो डेली यूज़ प्रोडक्ट यानी जो डेली में यूज़ हो रहे हैं ऐसे प्रोडक्ट पे क्या कर सकते हैं, दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। जैसे दूध हो गया, वाटर इन पॉली बैग्स, पानी की थैली जो बिकती हैं, वाटर की थैली हो गई, एक बार यूज़ करा वो फेंक दिया। तो इन सिटी में क्या होता है, फ्रूट और वेजिटेबल कैन बी ब्रॉड पैक्ड इन ब्यूटीफुल पॉलीस्ट्रीन एंड प्लास्टिक पैकेजिंग। अब सब्जी वब्जी लाते हैं तो वो किस में आ जाते हैं, प्लास्टिक की चीज़ों में। वी पे सो मच एंड व्हाट डू वी डू। हम उसके लिए पे तो करते हैं पर हम उसका क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते। तो हैविली टू इन्वायरमेंटल pollution, government across the country trying to push for reduction in oil of plastic, use of plastic and use of इको फ्रेंडली पैकेजिंग। तो ये जो पैकेजिंग है ये यूज़ कम से कम करें। वी कैन डू आवर बिट बाय कैरिंग क्लॉथ और अदर नेचुरल फाइबर कैरी बैग्स व्हेन वी गो शॉपिंग एंड बाय रिफ्यूजिंग पॉलीस्ट्रीन बैग्स। तो उन्होंने क्या बोला, पॉलीथीन बैग को कम करके क्लॉथ के ही बैग बनाए जो क्या कर सकते हैं, दोबारा से भी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो पॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा कम होगा। अब आता है एक केस स्टडी ऑफ रेमेडी ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। अगर देखा जाए प्लास्टिक वेस्ट में तो सबसे पहले केस स्टडी करते हैं। अ प्लास्टिक सैक मैन्युफैक्चर इन बेंगलोर हैज़ मैनेज टू फाइंड द आइडियल सॉल्यूशन टू ईवर इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ऑफ एक्यूमुलेटिंग प्लास्टिक वेस्ट। तो बहुत ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट से क्या हो रहा था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा था जिसे मैनेज नहीं कर पा रहे थे। तो अहमद खान जो कितने साल के थे, 57 ईयर्स ओल्ड थे, उन्होंने क्या रियलाइज़ करा, जो प्रोड्यूस कर रहे थे पैकेजिंग सैक को फॉर 20 ईयर्स, अबाउट 8 ईयर्स है वो 8 साल पहले क्या हुआ, उन्होंने रियलाइज़ करा कि प्लास्टिक वेस्ट जो है वॉज अ रियल प्रॉब्लम। प्लास्टिक इतनी ज़्यादा हो रही है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक ही रियल प्रॉब्लम उन्होंने बताई। क्या होती है ये रियल प्रॉब्लम, कि पॉलीब्लेंड अ फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकल मॉडिफाइड प्लास्टिक। पॉलीब्लेंड क्या करते हैं, दोबारा से मॉडिफाई कर सकते हैं प्लास्टिक को। वॉज डेवलप्ड इन by his company. This mixture is mixed with the bitumen that is used to lay rods in a collaboration with RV कॉलेज। इसमें क्या हुआ, RV कॉलेज में क्या हुआ, इंजीनियरिंग कर रहे थे बेंगलोर सिटी में जो था कॉर्पोरेशन। अहमद खान प्रूव दैट ब्लेंड्स ऑफ पॉली ब्लेंड विथ बाइटुमन। तो उन्होंने क्या करा, बैंड करा किसको, पॉली ब्लेंड को बाइटुमन के साथ। व्हेन यूज टू ले रॉड्स, उन्होंने ले रॉड्स का यूज़ किया। जिन्होंने क्या पाया, बाइटुमेंस वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी एंड हेल्प टू इंक्रीज रोड लाइफ बाय अ फैक्टर ऑफ 3। द रॉ मटेरियल क्रिएटिंग पॉलीब्लेंड इज एनी प्लास्टिक फिल्म वेस्ट
So against the price of rupees 0.40 per kilogram that rat pickers had been getting for plastic waste, खान नाउ ऑफिसर और ₹6, यानी कि उन्होंने जो अहमद खान थे उन्होंने पॉलीथीन में ये पाया कि पॉलीथीन जो है वो ले रॉड्स की वजह से बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, तो जो बिक रही थी 0.40 पर किलोग्राम वो कितने रुपए की कर दी, 6 रुपये की कर दी। यूजिंग खान्स टेक्निक बाय द ईयर 2002, यानी 2002 में ये खान की टेक्निक यूज़ की, तो 40 किलोमीटर ऑफ रोड्स इन बेंगलोर हैज़ ऑलरेडी बीन लेड एट दिस रेट खान विल सून रनिंग शॉर्ट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन बेंगलोर। तो खान ने दोबारा से यूज़ कहा फिर बेंगलोर में टू प्रोड्यूस पॉलीब्लेंड, तो यहाँ पे क्या यूज़ करा, पॉलीब्लेंड। थैंक टू इनोवेशन लाइक पॉलीब्लेंड वी माइट अवॉइड बीइंग स्मूथर्ड बाय प्लास्टिक वेस्ट, तो जो प्लास्टिक वेस्ट हो रहा था उसकी वजह से उन्होंने बहुत बड़ा रोड भी छपा दिया, क्योंकि उस वहाँ पे क्या है रोड भी बन सकते प्लास्टिक से, वहाँ पे पॉलीब्लेंड यूज़ हो रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने जो पॉलीथीन के प्राइस थे वो भी इंक्रीज़ कर दे, और यहाँ पे बेंगलोर में उन्होंने पूरा प्राइस कर दिया। नेक्स्ट आता है एग्रोकेमिकल एंड देयर इफ़ेक्ट। एग्रोकेमिकल क्या होता है, इसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, तो इन द वेक ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए यूज़ किया था, ग्रीन हरी सब्जियों के लिए करा था, हरी चीज़ों के लिए करा था, जैसे आता है यूज़ ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशन, पेस्टिसाइड हैज़ इंक्रीज मैनीफोल्ड फॉर इनहेंसिंग क्रॉप प्रोडक्शन, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड और फंजीसाइड जो क्रॉप में डालते हैं, फंजीसाइड हो गए, हर्बिसाइड्स हो गए और वीडिसाइड हो गए, आर बीइंग इंक्रीजिंगली यूज्ड, बहुत ज़्यादा यूज़ किए गए एग्रोकेमिकल, यानी कि एग्रीकल्चर में, क्रॉप्स में ही आ जाएंगे सारे। अब आता है दिस इंसिडेंटली और ऑल्सो टॉक्सिक टू नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म, इसमें क्या हुआ, नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म करा दैट आर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सॉइल इकोसिस्टम, बहुत ज़्यादा यूज़ किसमें होते हैं, जो सॉइल इकोसिस्टम में। डू यू थिंक दिस कैन बी बायोमैग्नीफाइड इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, अब ये कहाँ पे यूज़ किया, टेरेस्ट्रियल यानी लैंड पे। वी नो दैट द एडिशन ऑफ इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजेशन, बहुत ज़्यादा केमिकल का यूज़ करते हैं फर्टिलाइजेशन में, जहाँ पे प्लांट क्या करते हैं पहले से इंक्रीज़ कर देते हैं। अब उसके बाद कहाँ पे यूज़ किया, एक्वेटिक इकोसिस्टम में, विस यूट्रोफिकेशन। द करंट प्रॉब्लम इन एग्रीकल्चर आर देयरफॉर एक्सट्रीमली ग्रेव, तो करंट प्रॉब्लम क्या है इसकी वो देख लेते हैं। आता है केस स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है ये इसकी केस स्टडी करते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग इस साइक्लिकल, कैसे होती है, साइक्लिकल यानी साइक्लिक इस फॉर्मेट में होती है, दोबारा से वो रिपीट होती रहती है, साइक्लिक फॉर्म में होती है। ज़ीरो वेस्ट प्रोसीजर होता है इसमें, वेयर वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्रोसेस आर साइकिल इज एज न्यूट्रेंट, जो भी न्यूट्रेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसके थ्रू वहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस होता है फॉर अदर प्रोसेस। दिस अलाउ द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। अब रमेश चंद्र दागर एक फार्मर थे, सोनीपत के एक फार्मर थे इन्होंने, और हरियाणा इज डूइंग जस्ट दिस। ही इंक्लूड बी कीपिंग, मधुमक्खी को पकड़ना है, डेयरी मैनेजमेंट और वाटर हार्वेस्टिंग, कंपोजिंग एंड एग्रीकल्चर इन चेन ऑफ प्रोसेस। वी सपोर्ट ईच अदर एंड अलाउ टू एक्सट्रीमली इकोनॉमिकल एंड सस्टेनेबल वेंचर। देयर इज़ नो नीड टू यूज़ केमिकल फर्टिलाइजर फॉर क्रॉप्स, इन्होंने कोई भी केमिकल यूज़ नहीं किया, इन्होंने सारे प्रोसेस जो करे वो नेचुरली करे। नेक्स्ट आता है इसमें कैटल एक्सक्रेटा, कैटल क्या करते हैं उसके एक्सक्रेटा से क्या बनाया, डंग यानी कि गो आर यूज टू एज मैन्योर, मैन्योर के रूप में उसे क्या करा, यूज़ किया ढंग से। अगर उसमें लगाया वो उन्होंने क्रॉप में, तो वहाँ पे क्या हुआ, वो जो वेस्ट था उनका कैटल का, तो उसको यूज़ करा, दोबारा से रिसाइकल करा। तो क्रॉप वेस्ट जो होता है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाए, विच कैन बी यूज एज नेचुरल फर्टिलाइजेशन, बिना केमिकल्स के उन्होंने ये यूज़ किया नेचुरल फर्टिलाइजेशन के रूप में। तो और कैन बी यूज टू जनरेट नेचुरल गैस, वहाँ से एक नेचुरल गैस भी प्रेजेंट हुई, सेटिस्फाई द एनर्जी नीड्स ऑफ द फार्म, तो वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हुई। एनर्जी के बाद आता है enthusiastic about spreading information and help on the practice of integrated organic farming
डगर हैज़ क्रिएटेड द हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब। डगर ने क्या करा, एक क्रिएट करा हरियाणा किसान वेलफेयर विद अ करेंट मेंबरशिप ऑफ 5000 फार्मर्स। एक उन्होंने मेंबरशिप क्रिएट करी, कितने फार्मर थे उसमें, 5000। नेक्स्ट आता है रेडियो एक्टिव वेस्ट। अब ये रेडियो एक्टिव वेस्ट क्या होता है, अगर देखा जाए तो जो केमिकल यानी लैब्स होते हैं, लैब में क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव पार्टिकल को अगर डस्टबिन में डाल दे तो वहाँ के जो सीपर होते हैं वो तो वैसे होते हैं, अनपढ़ होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उस वेस्ट को दूसरे वेस्ट के साथ डाल के बाहर फेंक दिया। तो बाहर फेंकने के साथ साथ क्या हुआ, अब वहाँ पे देखा गया वहाँ बीमारी फैलने लगी। बीमारी फैलने लगी तो ये पता लगाया गया कि बीमारी कैसे फैल रही है, किस वजह से फैल रही है। तो वहाँ पे देखा, कुछ दिनों बाद वहाँ पे ये देखा कि वहाँ पे रेडियो एक्टिव मटेरियल आ रहा था। तो रेडियो एक्टिव मटेरियल तो सबको पता है ये लैब से आ सकता है। तो फिर उन्होंने पता लगाया कि वहाँ से ये लैब से आ रहा था, जिसकी वजह से ये बीमारी फैल रही है। तो ऐसे ही वहाँ पे फिर दोबारा से एक एक्ट लगा दिया कि जो लैब है वहाँ पे एक पढ़े लिखे यानी लिबरेट ही वहाँ पे वर्क करेंगे, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो वेस्ट जो है, जो अनपढ़ होते हैं उन्हें नहीं पता जो वेस्ट है वो सही है या फिर गलत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेस्ट निकालने के लिए मुझे जो भी वेस्ट आ रहा है लैब से वो क्या हो जाएगा, उसे फाइंड कर सकते हैं कि ये वेस्ट कौन सा है, इसे कैसे, इसको कैसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव वेस्ट में। तो आता है इनिशियली न्यूक्लियर एनर्जी वॉज हेल्ड एज नॉन पॉल्यूटिंग वे। न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ होती है जो जनरेट करती है इलेक्ट्रिसिटी को, क्योंकि रेडियो एक्टिव में क्या आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आती है, क्योंकि इसमें फोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब आता है इट वॉज रियलाइज दैट द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी हैज़ बीन वेरी सीरियस इनहेरिटेड प्रॉब्लम्स। द फर्स्ट इज इंसिडेंट लीकेज as occurred in the 3 Mile Island and Chernobyl incident, and the second is safe disposal of radioactive waste. Radiation that is given off by nuclear waste is extremely damaged into organisms. Radioactive waves क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म है उसे डैमेज कर सकती हैं। उसमें क्या हो जाएगा, म्यूटेशन यानी चेंज कर देंगे, वो हाई रेट में क्या करते हैं, कॉज कर देंगे, कॉज को चेंज कर सकते हैं। एट हाई डोजेज द मोस्ट फ्रिक्वेंट ऑफ ऑल बीइंग कैंसर। या अगर ज़्यादातर रेडियो एक्टिव वेव्स आती हैं तो वहाँ पे कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हायर केसेस हैं, क्योंकि बहुत जल्दी हाई रेट में ये मूव करते हैं रेडियो एक्टिव वेव्स। देयरफॉर न्यूक्लियर वेस्ट इज़ एन एक्सट्रीमली पोटेंट पॉल्यूटेंट, यानी बहुत ज़्यादा इसमें हाई एनर्जी होती है, हाई लेवल होता है, हैज़ टू डेल्थ विथ almost caution. It has been recommended that storage of nuclear waste, अगर न्यूक्लियर वेस्ट को स्टोर करते हैं आफ्टर सफिशिएंट प्री ट्रीटमेंट, पहले से ट्रीटमेंट करने के लिए, जो न्यूक्लियर वेव्स हैं ये न्यूक्लियर रेडिएशन से इसको स्टोर करेंगे तो क्या होगा, शुड बी डन इन द सुटेबल शील्ड एंड कंटेनर्स वर्ल्ड विद इन द रॉक्स। किस में कन्वर्ट करेंगे, रॉक्स के थ्रू इन्हें कन्वर्ट करेंगे अबाउट 500 मीटर डेप्थ बिलो। तो क्या करेंगे, ये जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है इसको अगर बेकार है, काम का नहीं है, तो इसे फेंकने की बजाय 500 मीटर का गड्ढा खोद के उसमें डाल के उसे बंद कर दें। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे कोई भी बीमारी उनसे नहीं फैलेगी, हाई अमाउंट में कोई भी रेडियो एक्टिव वेव्स नहीं आएगी, जिसकी वजह से किसी को कैंसर भी नहीं होगा। बिलो द अर्थ सर्वे, हाउएवर दिस मेथड ऑफ डिस्पोजल इज मीटिंग स्टिफ opposition from the public. Why do you think this method of disposal is not agreeable to many people? नेक्स्ट आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, तो अगर आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट देखना है तो ये कर लेना, अगर रोड पे गाड़ी खड़ी है वहाँ पे बहुत ही धूप पड़ रही है तो गाड़ी के शीशे बंद करके अंदर ही बैठ जाना, ना उसमें एसी चलाना, आपको पहले फील होने लगेगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी। तो ये कारण किसका होता है, ग्लोबल वार्मिंग का। मीन्स अगर कोई भी ग्लास की स्लीट से पूरा कवर एरिया है, वहाँ पे लाइट पड़ रही है, लाइट में क्या, उसमें जो ग्लासेस है उसमें फिल्म लगी हुई है, फिल्म से क्या हो जाएगा, वहाँ पे कोई लाइट रेज आई वहीं उसमें ही रह जाएंगी ग्लास में ही, तो वो दोबारा से नहीं जाएंगी, वहाँ पे गरम गरम होने लगेगा, उसे क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। अब आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, ये वाली जो पार्टिकल दिख रहा है ये क्या है, ग्रीन हाउस गैस। यहाँ पे एक ग्लास की स्ट्रिप लगी हुई है, यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस प्रेजेंट है,
सन की लाइट आ रही है जिसकी वजह से ये जो यहाँ पे एनर्जी आई है सन की वो बाहर नहीं जा पा रही है। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस चल रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब आता है द टर्म ग्रीन हाउस इफेक्ट हैज़ बीन डिराइव ऑफ फिनोमेना दैट अकर इन ग्रीन हाउस। देखा जाएगा ग्रीन हाउस में, तो हैव यू सीन अ ग्रीन हाउस, इट लुक लाइक अ स्मॉल ग्लास हाउस। इसे एक तरीके से स्मॉल ग्लास हाउस भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक ग्लास के अंदर ही, ग्लास में ही क्या हो जाएगा, लाइट पड़ी ग्लास के अंदर ही रह गई, इसलिए से क्या बोलते हैं, स्मॉल ग्लास हाउस भी बोलते हैं। एंड इज़ यूज फॉर ग्रोइंग प्लांट स्पेशली ड्यूरिंग विंटर। सर्दियों के टाइम पे जब प्लांट ग्रो नहीं करते, क्योंकि प्लांट ग्रो होने के लिए उन्हें क्या चाहिए, लाइट चाहिए, यानी सन की लाइट चाहिए। लाइट नहीं मिलेगी तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के थ्रू क्या करेंगे, वहाँ पे जब सर्दी पड़ती है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट वहाँ पे ही डालेंगे। तो एक ग्लास लेंगे, ग्लास से पूरा कवर कर देंगे, वहाँ पे ग्रीन हाउस गैस डाल देंगे। अब जैसे सन की लाइट उस ग्लास पे पड़ी तो वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्लास में ही वो लाइट स्टोर हो जाएगी। जैसे ही वो स्टोर हुई तो वहाँ पे प्लांट में ही क्या हो जाएगी, गर्मी पैदा होगी, यानी उस पर लाइट पड़ती रहेगी, वो अपना खाना खुद बनाता रहेगा। तो इन अ ग्रीन हाउस द ग्लास पैनल लेट्स द लाइट्स इन बट डजंट अलाउ हीट टू एस्केप। यहाँ पे लाइट तो पड़ी, उस गिलास के अंदर लाइट तो पड़ी, पर लाइट दोबारा से नहीं गई, उसी के अंदर रह गई। देयरफॉर द ग्रीन हाउस वार्म्स अप वेरी मच इनसाइड अ कार। इसलिए अभी मैंने कार का जो एग्जांपल बताया था कि कार में जब हम बैठते हैं, अगर वहाँ पर कार रोड पे खड़ी है, लाइट पड़ रही है, धूप पड़ रही है, उसके अंदर ऐसे ही बैठ गए तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। दैट हैज़ बीन पार्क इन द सन फॉर फ्यू हावर्स। जो कुछ देर तक सन में पहले से खड़ी है, पार्क है या फिर रोड पर खड़ी है, पार्किंग में खड़ी है, तो वहाँ पे थोड़ी देर तक कार खड़ी है और वहाँ पे लाइट पड़ रही है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो ये वाला कारण भी किसकी वजह से हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ अ नेचुरली अकरिंग फिनोमिना दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस एंड एटमोसफेयर यू वुड बी। तो यानी कि ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ये क्या होता है, एक नेचुरल प्रोसेस होता है जो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्व कर लेता है। अब आता है इसमें ये जो हाईलाइटेड किस में आती है, इंफ्रारेड रेज में आती है। आईआर में सबसे ज़्यादा इंफ्रारेड रेज होती है, ये हीट रेज होती है, या फिर इसमें हाई फ्रिक्वेंसी के साथ ये मूव करती है, इसलिए इसमें क्या होती है, जो हीट रेज प्रेजेंट होती हैं। इसमें आता है ग्रीन हाउस गैस एब्जॉर्ब लॉन्ग वेव्स। लॉन्ग वेव्स कौन सी, इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ एंड अगेन टुवर्ड द अर्थ। द साइकिल कंटिन्यू टिल अर्थ सरफेस हैज़ नो लॉन्ग वेव रेडिएशन टू एमिट। यानी कि ये लॉन्ग वेव जो रेडिएशन है उसे एब्जॉर्व कर लेती है, एब्जॉर्व करने के बाद दोबारा से वो बैक नहीं करती, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या हो जाएगा, रेस स्टोर हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है सरप्राइज टू नो दैट विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो क्या होगा, एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस वुड बी चिली। जो अर्थ सरफेस पे टेम्परेचर वो कितना हो जाएगा, 18 डिग्री सेल्सियस रेदर देन द प्रेजेंट एवरेज 15 डिग्री सेल्सियस। In order to understand the greenhouse effect, it is necessary know that the fate of energy of sunlight then reach the outermost atmosphere. इसके बाद आता है क्लाउड एंड गैसेस रिफ्लेक्ट अबाउट 1/4 ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशंस होती है वो क्या करेंगे, वो भी लाइट को एब्जॉर्व कर रही हैं एंड एब्जॉर्व सम ऑफ द बट इट मोस्ट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन फॉल्स ऑन अर्थ सरफेस। तो बहुत सारी जो सोलर रेडिएशंस हैं वो अर्थ की सरफेस पे पहले से प्रेजेंट है, जो वहाँ पे क्या कर रही है, हीट कर रही हैं। वाइल अ स्मॉल प्रोपोर्शन इट रिफ्लेक्टेड बैक, कुछ ही जो सनलाइट की रेज है वो बैक चली जाएंगे, वरना नहीं जाएंगी। अर्थ सरफेस री एमिट अ हीट इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। वो अर्थ पे जो एमिट कर रही है लाइट की वजह से, उसमें कितनी कर रही है, वो इंफ्रारेड रेडिएशन की फॉर्म में वो स्टोर कर रही है लाइट को। पार्ट ऑफ दिस डजंट एस्केप इनटू स्पेस हैज़ एटमॉस्फेरिक गैस। इसमें कुछ एटमॉस्फेरिक गैस भी प्रेजेंट होती है, जैसे हो गई कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। एब्जॉर्ब अ मेजर फ्रैक्शन ऑफ इट, द मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस गैसेज रेडिएट हीट एनर्जी। तो इसके जो हीट एनर्जी के मॉलिक्यूल्स है ये क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। अब मेजर पार्ट जो होता है कम्स टू अर्थ सरफेस।
तो कुछ पार्ट क्या हो जाता है लाइट का अर्थ के सरफेस पे पड़ता है, बाकी क्या करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से उसमें एब्जॉर्ब कर लेती है। अब आता है रिपीटेड मैनी टाइम द मेंशन गैस कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, जो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस पाई गई थी वहाँ पे क्या हो जाएगी, कॉमनली यूज़ करते हैं ग्रीन हाउस गैस में। अगर पूछा जाए कॉमनली यूज़ कौन सी गैस होती है ग्रीन हाउस गैस में, तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड आता है। बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट, यही गैस होती हैं जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। तो इसमें दे रखा है 98% हमने पहले पढ़ा था क्या होती है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, मीथेन इसमें प्रेजेंट है 20%, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन कितने दे रखे हैं 40%, फिर N2O कितने दे रखे हैं 6%, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा परसेंटेज में 60%। क्यों? क्योंकि इसमें अभी बताया था कि सबसे ज़्यादा जो गैस प्रेजेंट होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन प्रेजेंट होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड 60% है, जबकि मीथेन कितने हैं 20%। ये डायग्राम किसका बना रखा है, ग्रीन हाउस गैस का, जिसमें क्या दिखा रखा है ग्लोबल वार्मिंग कितनी हो रही है। अब आता है नेक्स्ट इफेक्ट क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस का। तो सबसे पहले ये क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं ग्रीन हाउस गैस का लेवल, जिससे क्या हो जाएगी ग्लोबल वार्मिंग, बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी अर्थ का जो टेम्परेचर था वो इंक्रीज हो गया कितना 0.6 डिग्री सेल्सियस, डिलीटरियसली चेंज इन द इन्वायरमेंट एंड रिजल्टिंग इन ऑड क्लाइमेटिक कंडीशन, AI नीनो इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट हुआ, AI नीनो इफेक्ट, किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे इन्वायरमेंट में क्या पड़ा चेंज हुआ, क्योंकि वहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग हुई तो बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर हुआ, तो वहाँ पे क्या होता है डिलीटरियस चेंज, थोड़ा सा चेंज भी हो गया, जिसमें क्या रिजल्ट नाम दे दिया ऑड क्लाइमेटिक कंडीशन। नेक्स्ट आता है इंक्रीज मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स, तो जहाँ पे बर्फ़ पड़ती थी वहाँ पे भी वो मेल्ट होने लगे, मेल्ट हुए तो वहाँ पे भी गर्म होने लगे। हिमालय स्नो कैप्स, हिमालय पर्वतों पे जहाँ पे भी बर्फ़ पड़ती थी वो बर्फ़ क्या हो जाएगी पिघल जाएगी, जैसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग पड़ेगी वहाँ पे बर्फ़ भी पिघल जाएगी, मौसम पूरा गर्म हो जाएगा। राइज इन सी लेवल वाटर एंड पॉसिबल समर्जिंग ऑफ कोस्टल एरियाज़, वहाँ पे क्या हुआ पानी का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो गया। मोर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, अलग अलग कंडीशन होने लगे। इंक्रीज इंसिडेंट ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज़, तो पानी से जो भी डिसीज़ होने लगी वो वाली इंसिडेंट होने लगी, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। इसके बाद शिफ्टिंग ऑफ क्लाइमेटिक जोन, लार्ज स्केल डेथ ऑफ ट्रीज़, बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रीज़ क्या हुआ है मरने लगे। क्यों? ज़्यादा अगर धूप पड़ेगी, ज़्यादा गर्म होगा एरिया, तो वहाँ पे प्लांट क्या होंगे सूखने लगेंगे, सूखेंगे तो वो प्लांट क्या हो जाए डेड हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है अप्रोच टू डील विथ ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग से अप्रोच देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करा, सम ऑफ द स्ट्रेटजी कुड रिड्यूस द वार्मिंग बाय ग्लोबल स्टेबलाइजिंग एटमॉस्फेरिक कंसनट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस इंक्लूड। तो फर्स्ट हम आते हैं रिड्यूसिंग द ग्रीन हाउस गैस एमिशन। अगर ग्रीन हाउस गैस एमिट जो हो रही थी वो कम हो जाए तो यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल का यूज़ करें लिमिट में, और डेवलपिंग अल्टरनेटिव रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यानी वाइंड एनर्जी, सोलर एनर्जी लगाई जाए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस का एमिशन बहुत ज़्यादा कम हो जाए, रिड्यूस हो जाएगा। सेकंड, इंक्रीज द वेजिटेशन कवर पर्टिकुलरली द फॉरेस्ट, फोटोसिंथेसिस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ CO2, तो वहाँ पे क्या हो जाए फोटोसिंथेसिस का यूटिलाइजेशन जो कार्बन डाइऑक्साइड का वो भी ज़्यादा होने लग जाए, तो ये कम हो जाएगा। नेक्स्ट, मिनिमाइजिंग द यूज़ ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर फॉर रिड्यूसिंग N2O एमिशन। अगर वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में जो सॉइल है वहाँ पे नाइट्रोजन का फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इसको अगर कम करेंगे फर्टिलाइजेशन में तो N2O भी कम हो जाएगा। अब आता है डेवलपिंग सब्स्टिट्यूट फॉर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो क्या हो जाएगा वहाँ पर डेवलप हो जाता है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन वो भी कम होगा। अब आता है क्योटो प्रोटोकॉल इज एसोसिएटेड विद मिनिमाइज द ग्रीन हाउस गैस एमिशन। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो बहुत ज़्यादा कम मात्रा में है ग्रीन हाउस गैस में, तो वो भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा और लेस हो जाएगा, जो हीट को भी कम कर देगा।
नेक्स्ट आता है ओजोन डिप्लेशन इन द स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन की डिप्लीशन यानी ओजोन की लेयर जो होती है। सबसे पहले ओजोन की डिप्लीशन में कौन सा कार्बन एलिमेंट आता है, क्लोरो यानी क्लोरीन। इसमें क्या क्या गैस प्रेजेंट है, CFC, हेलोन्स, SO2, CCl4, HCS, Cl3, Cl2 और CH4 और N2। इसमें आती है यूवी रेस। ऑक्सीजन में यूवी रेस जैसी पड़ी तो ऑक्सीजन डिप्लीट हो गया यानी अलग अलग हो गया, तो यहाँ पे क्या बन गया, ऑक्सीजन के 2 एटम प्रेजेंट हो गए। 2 एटम प्रेजेंट हुए गए तो ऑक्सीजन पहले डिप्लीशन हुआ तो 2 ऑक्सीजन बने, तो फिर जो ऑक्सीजन में डिप्लीशन होकर ऑक्सीजन जो बने उसके साथ दोबारा से रिएक्ट करा तो ऑक्सीजन O2 के साथ एक और O करा तो क्या बन गई, ओजोन की लेयर। तो वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला होता है, O3। तो ओजोन को हम किससे डिनोट करते हैं, O3 से। इसमें 2 ओजोन बनते हैं, एक तो गुड ओजोन और एक बैड ओजोन। तो गुड ओजोन में आते हैं स्ट्रेटोस्फीयर और यूवी प्रोटेक्शन, बैड ओजोन में आता है ट्रोपोस्फीयर और पॉइजनस गैसेस प्रेजेंट होती हैं। अब आता है इसमें डिप्लीशन। तो यू हैव अर्ली स्टडी इन द केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा 11th की केमिस्ट्री में बैंड जोन क्या होता है, बैंड ओजोन क्या होता है, फॉर्म इन द लोअर एटमॉस्फेयर, जो सबसे नीचे एटमॉस्फेयर में कवरिंग होती है उसे क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर, दैट हार्म्स प्लांट एंड एनिमल्स, जो किससे नुकसान पहुँचाता है, प्लांट को और एनिमल्स को। अब आता है देयर इज़ गुड ओजोन ऑल्सो, दिस ओजोन इज़ फाउंड इन द अपर पार्ट। जो बैड ओजोन है वो नीचे लेयर पे पाया जाता है, जो गुड ओजोन है वो ऊपर वाली लेयर पे पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर को क्या बोलते हैं, गुड ओजोन बोलते हैं। एंड इट एक्ट एज ए शील्डिंग एब्जॉर्बिंग, ये क्या करते हैं, यूवी रेज को एब्जॉर्व करता है। यूवी रेज को जैसे ही एब्जॉर्व करेगा तो यूवी जो रेज है वो हाईली इंजरियस होती है लिविंग ऑर्गेनिज के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो अगर ये स्ट्रेटोस्फीयर उसको एब्जॉर्व कर लेगा तो वो नुकसान कम पहुंचाएंगी, वो हार्मफुल नहीं होगी। सिंस डीएनए एंड प्रोटीन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज प्रिफरेंसली एब्जॉर्ब यूवी रेज, यानी कि डीएनए और आरएनए क्या करें, डीएनए और प्रोटीन्स क्या करेंगे, यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गन को हानि पहुंच सकती है, हार्म पहुंच सकते हैं। पर यहाँ पे अगर स्ट्रेटोस्फीयर जो लेयर है ओजोन की वो अगर एब्जॉर्ब कर लेगी यूवी रेज को तो वहाँ पे जो हार्म है वो कम होगा। नेक्स्ट आता है एंड इट हाई एनर्जी ब्रेक द केमिकल बॉन्ड, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, केमिकल बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। विथ इन दिस मॉलिक्यूल द थिकनेस ऑफ ओजोन इन अ कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम द ग्राउंड एंड द टॉप एटमोसफेयर इज मेजर एट द डॉप्सन यूनिट। अगर पूछा जाए इन लेयर की यूनिट क्या है ओजोन लेयरों की, तो इसे क्या बोलता है, डॉप्सन यूनिट यानी DU। ओजोन गैस इज कंटिन्यूसली फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ यूवी रेज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को डिप्लीट कर देती है, अलग अलग कर देती है। एंड ऑल्सो डिग्रेड इनटू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द प्रोडक्शन एंड डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर। यहाँ पे क्या होता है, ओजोन को इन्होंने डिप्लीट करा तो ओजोन की जो लेयर थी उसको अलग अलग उसके मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर दिया। रेट बैलेंस हैज़ बीन डिस्टर्ब्ड ड्यू टू कन्हेंस ऑफ ओजोन डिग्रेडेशन बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो वहाँ पे क्या हुआ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहाँ डिग्रेड हुई, डिग्रेड होने के बाद इसकी ओजोन क्या हो जाएगा, ओजोन में ऑक्सीजन हो जाएगा, वो अलग अलग उसके मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। अब इसमें नेक्स्ट आता है ओजोन होल। अब ये ओजोन होल क्या होता है तो ये भी देख लेते हैं, डायग्राम दे रखा है। ओजोन होल इज़ द एरिया ऑफ अंटार्कटिका शोन इन द पर्पल कलर, ये पर्पल कलर का दिख रहा है, ये क्या है, ओजोन होल। ओजोन लेयर इन द थिकनेस, ओजोन की जो लेयर होती है बहुत ज़्यादा थिन होती है, पतली होती है। ओजोन थिकनेस इज राइजन इन द डॉप्सन यूनिट, किस में मेजर करते हैं, डॉप्सन यूनिट में आता है। इसमें स्केल शोन इन द वॉयलेट टू रेड, कौन से कलर, वॉयलेट से क्या हो रहा है, रेड कलर हो रहा है। तो ओजोन होल जो डेवलप हुआ बिटवीन लेट अगस्त एंड अर्ली अक्टूबर कॉटसी। तो यहाँ पे क्या हुआ, अक्टूबर से लेके अगस्त में, अक्टूबर से अगस्त में तो एशिया में देखा गया जो ओजोन की लेयर थी वो बहुत ज़्यादा पतली होती है, थिन होती है। तो देख लेते हैं ओजोन होल। तो ओजोन होल क्या होता है, फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1985, सबसे पहले ओजोन होल डिस्कवर किया 1985 में, वो भी अंटार्कटिका में। उसमें क्या हुआ था, द एक्सिस्टेंस ऑफ ओजोन होल
वॉज ऑल्सो कन्फर्म अबव आर्कटिक इन 1990। 1990 में देखा तो यूवी को क्या बोलते हैं, थायमाइन डाइमर। क्या बोलते हैं, थायमाइन डाइमर। मीन्स जो थायमीन थे, इसमें थायमीन को क्या करा, थायमीन को थायमीन डाइमर बोलते हैं। अब आता है इसमें यूवी रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ है शॉर्टर देन यूवी वेव। यूवी वी यानी यूवी रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा कम है यूवी रेडिएशन बी से, और ऑलमोस्ट कम्प्लीटली एब्जॉर्ब बाय अर्थ एटमॉस्फेयर। यूवी रेज क्या करते हैं, यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर की लेयर होती हैं वो उसको पूरी कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ओजोन लेयर इज़ इंटैक्ट। यूवी बी डैमेज डीएनए एंड म्यूटेशन में अकर, तो यहाँ पे क्या होगा, चेंजेस भी हो जाएगा। एजिंग बाय स्किन, ये क्या करेगा, जो स्किन पे रूखा रूखा सा लगने लगता है वहाँ पे ऐसा होने लगेगा जैसे यूवी रेडिएशन पड़ेंगे तो स्किन को डैमेज करेगा, स्किन सेल्स को ख़राब कर सकता है, स्किन कैंसर भी कर सकता है। इन ह्यूमन आई कॉर्निया एब्जॉर्ब यूवीबी, कॉर्निया भी यूवीबी को एब्जॉर्ब करती है। एंड अ हाई डोज ऑफ यूवीबी कॉज इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया, अगर यूवीबी बहुत ज़्यादा ही आती है तो वो कॉर्निया को भी डैमेज कर देगा, जिसे क्या बोलते हैं, स्नो ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं, स्नो ब्लाइंडनेस। एक्सेट्रा सच एक्सपोजर में परमानेंटली डैमेज इनटू द कॉर्निया, तो ये क्या करेंगे, परमानेंट डैमेज कर देंगे कॉर्निया को। रिकॉग्नाइज द डिलेटेरियस इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीमेशन, दोबारा से जब ये ओजोन डिप्लीमेशन देखा तो यहाँ पे क्या हुआ, इंटरनेट ट्रेटी, जिसे क्या बोलते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हैज साइंड एज मॉन्ट्रियल कनाडा इन 1987, इफेक्टिव इन 1989। कनाडा में जो देखा था वो 1987 से 1989 में देखा, जो क्या करता है, कंट्रोल करा ओजोन के डिप्लीशन को, यानी ओजोन के जो मॉलिक्यूल्स थे को ब्रेक डाउन कर रहा था उसको कम करने में हेल्प किया। सब्सिक्वेंटली मैनी मोर एफर्ट हैव बीन मेड एंड प्रोटोकॉल्स हैव लेड डाउन डेफिनेट रोड मैप्स, वहाँ पे क्या यूज़ हुए, रोड मैप्स सेपरेटली फॉर डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्री फॉर रिड्यूसिंग द CFC और अदर जोन डिप्लीटिंग केमिकल्स, जो अलग अलग केमिकल्स थे जो ओजोन लेयर को डिप्लीशन कर रहे थे तो उसको कम करने के लिए हेल्प किया गया। कौन सा लगाया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट आता है डिफॉरेस्टेशन। अब जान लेते हैं डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। तो कन्वर्सन ऑफ फॉरेस्टेड एरिया टू नॉन फॉरेस्टेड एरिया, जिस एरिया में प्लांट्स होते हैं अगर उस पर प्लांट पूरे तरीके से हटा दे, पूरा रेगिस्तान टाइप में बन जाए तो उसे क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है वहाँ पे कन्वर्शन। तो प्लांट एरिया को अगर हटा देते हैं तो उस एरिया जो वहाँ पे बिना प्लांट का है उसे क्या बोल रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन। तो फॉरेस्टेड एरिया अगर कन्वर्ट हो जाए नॉन फॉरेस्टेड एरिया, यानी जहाँ पे प्लांट था वहाँ फैक्ट्री बना दिया तो वो बन जाएगा नॉन फॉरेस्टेड एरिया, तो उसे क्या बोलता है, डिफॉरेस्टेशन। ऑलमोस्ट 40% फॉरेस्ट हैव बीन लॉस्ट इन द ट्रॉपिक, कितना 40% जो ट्रॉपिक ये लेवल है फॉरेस्ट का वो कम हो चुका है। 1% इन द टेम्परेचर रीजन, और 1% टेम्परेचर रीजन भी क्या हो गया, कम हो गया, रिड्यूस हो गया। तो इन अर्ली 20th सेंचुरी में देखा 30% जो लैंड है इंडिया का वो क्या हुआ, वॉज फॉरेस्ट। बट इन द एंड ऑफ सेंचुरी, जैसे 20th सेंचुरी में देखा कि जो 40% एरिया है या 30% लैंड है वो क्या है, फॉरेस्ट में है, यानी उसके ऊपर फॉरेस्ट है। और लास्ट सेंचुरी में क्या देखा कि श्रंक टू 19.4% चेंज हो गया। बट द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो कितने में हुई थी, 1988 में इंडिया में हुई थी। उन्होंने क्या रिकमेंड किया, 33% फॉरेस्ट कवर फ्रॉम प्लांट्स एंड 67% फ्रॉम हिल्स। इसमें देखा गया 33% क्या था, फॉरेस्ट था, और 67% क्या थे, हिल्स प्रेजेंट थे। फिर कॉज क्या हुआ डिफॉरेस्टेशन के थ्रू, के कन्वर्जन जो किए थे फॉरेस्ट टू एग्रीकल्चर लैंड टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। तो वहाँ पे क्या है, एग्रीकल्चर लैंड प्रेजेंट हो गए जो क्या करें, ह्यूमन पॉपुलेशन रह सके। क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर मेकिंग होम्स एंड स्टेबलाइजिंग इंडस्ट्री, तो उन्होंने फॉरेस्ट को हटा के क्या बना दिया, इंडस्ट्रीज़ बना दी, घर बना दिए। तो ये क्या था, डिफॉरेस्टेशन का वो कॉज है। अब आता है कटिंग ऑफ ट्री, पेड़ों को काट दिया था। टिम्बर, फायरवुड, कैटल फेंचिंग एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट, सारे फॉरेस्ट के जितने भी प्रोडक्ट हैं अलग अलग तो वो सारे हटा दिए थे। प्रैक्टिस ऑफ स्लैश एंड बर्न और जम
कल्टीवेशन इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, जो भी पत्ती थे, वुड थे, सब जला दिया, वो पूरा क्या बना दिया, फॉरेस्ट से नॉन फॉरेस्ट बना दिया। वहाँ पे क्या बना दिया, हाउस बना दिए, इंडस्ट्री बना दी। अब आता है इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। इफेक्ट क्या हुआ, तो इंक्रीज हो गया CO2 कंसनट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ एटमॉस्फेयर में। अब डिस्टर्बिंग हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को बैलेंस करना क्या हुआ, डिस्टर्ब बेकार हो गया। कैसे करें नहीं पता। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बहुत ज़्यादा कम मात्रा हो गई बायोडाइवर्सिटी की ड्यू टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, क्योंकि जिसको प्लांट्स में रहने की आदत है वो तो प्लांट के साथ ही रहेगा ना, अगर वहाँ से प्लांट हटा देंगे तो बायोडाइवर्सिटी भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट आता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ स्टार्टेड अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। गवर्नमेंट ने क्या लगा दिए, अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड फॉर इंडिविजुअल फॉर कम्युनिटी दैट हैव शोन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज एंड डेडिकेशन इन प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ। इन्होंने क्या करा, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने में हेल्प किया इसलिए। नेक्स्ट आता है चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप कर लीजिए, टिक कर लीजिए, ये नीट में से आता है। चिपको मूवमेंट कब हुआ था, 1947 में। कहाँ पे हुआ था, गढ़वाल हिमालयास में। एंड सपोर्ट द लोकल वुमन, किसने सपोर्ट किया था, लोकल वुमन, लोकल एरिया में वुमन रहने वाली वुमन हु शोड एनर्मस ब्रेवरी इन प्रोटेक्शन द ट्री, उन्होंने पेड़ों को बचाने में हेल्प किया, इसलिए वहाँ पे क्या नाम दिया, चिपको मूवमेंट। नेक्स्ट आता है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी JFM was introduced in 1980 century by the government of India. Its aim to work closely with the local community। इन्होंने क्या करा, लोकल कम्युनिटी के साथ वर्क किया, प्रोटेक्ट किया, मैनेज किया फॉरेस्ट को। तो वहाँ पे नाम क्या था, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इन रिटर्न द पीपल गेट बेनिफिट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या हुआ, जो लोग थे उन्हें फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट मिलते थे उससे बहुत ज़्यादा उन्हें मदद हुई, जैसे कि फ्रूट हो गए, गम हो गई, रबड़ हो गई, मेडिसिन हो गए, ये सारे भी प्लांट से मिल रही है ना। अगर प्लांट ही नहीं होंगे तो ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पे जॉइंट फॉरेस्ट कम्युनिटी ने क्या करा, जैसे ही से प्लांट्स को बचाया तो उन्हें क्या क्या मिलने लगे, फ्रूट मिल गया, जैम मिल गया, रबड़ मिल गया, और क्या मिल गई, मेडिसिन। एंड द फॉरेस्ट कैन ऑल्सो भी कंजर्व इन सस्टेनेबल मैनर। तो वहाँ पे क्या करा, सब कुछ स्टोर करके रख लिया जिससे उनको बाद में भी हेल्प मिल पाए। लास्ट आते हैं केस स्टडी ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। इसमें आता है पीपल पार्टिसिपेशन हैज़ लॉन्ग हिस्ट्री इन इंडिया। इन 1731 द किंग ऑफ जोधपुर इन राजस्थान, एक किंग थे राजस्थान के, उन्होंने क्या कहा कि मिनिस्टर टू अरेंज वुड फॉर कस्टडी द पैलेस। तो वहाँ पे लकड़ी इकट्ठे करने के लिए बोला, न्यू पैलेस बनाने के लिए। द मिनिस्टर एंड वर्कर वेंट टू द फॉरेस्ट नियर अ विलेज, यानी गाँव के पास एक विलेज के पास क्या था, एक फॉरेस्ट था, वहाँ पे गए लकड़ी इकट्ठा करने के लिए। तो इनहेबिटेड बाय बिश्नोई टू कट डाउन ट्रीज। तो बिश्नोई में उन्होंने क्या करा, पेड़ों को काटने लगे। द बिश्नोई कम्युनिटी इज नोन फॉर पीसफुल एक्सचेंज विथ नेचर। द एफर्ट टू कट डाउन ट्री बाय किंग वॉज 30 बाय द बिश्नोई। तो उन्होंने पेड़ों को काटा और वहाँ पे बिश्नोई के पास ले गए। ए बिश्नोई वुमेन अमृता देवी, जो अमृता देवी थी, उन्होंने क्या कहा, शो एग्जाम्पलरी करेज बाय द यूजिंग ए ट्रीज एंड ड्यूरिंग किंग्स मैन टू कट हर फॉरेस्ट बिफोर कटिंग द ट्री। तो उन्होंने कहा, पेड़ों को काटने से पहले ही बोल दिया था, द ट्री मेचर मच मोर टू हर देन हर ओन लाइफ। सैडली द किंग मैन डिड नॉट नीड टू हर पीस एंड कट डाउन द ट्री अलॉन्ग द अमृता देवी। तो वो क्या करने लगे, अमृता देवी के साथ पेड़ों को काटने लगे। हर 3 डॉटर्स एंड 100 ऑफ अदर बिश्नोईज, यानी कि उसकी 3 बेटी और अलग अलग बिश्नोई फॉलो हर एंड दस लॉस्ट देयर लीज सेविंग ट्रीज। वो क्या करने लगे, पेड़ों को बचाने लगे। नाउ इन हिस्ट्री डू वी फाउंड ए कमिटमेंट ऑफ दिस मैग्नीट्यूड, दिस ह्यूमन बीइंग सेक्रीफाइस देयर लाइव्स। उन्होंने अपने रहने के खो दिया, सेक्रीफाइस किया फ्रॉम द कॉज ऑफ द एनवायरनमेंट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली इंस्टीट्यूटेड द अमृता देवी बिश्नोई मॉडिफाइड प्रोटेक्शन अवार्ड दिया उसने, क्योंकि वहाँ पे क्या करा, उन्होंने
जब पेड़ को काटने जा रहे थे, राजा का कहने के अकॉर्डिंग लकड़ी को लेने जा रहे थे, अमृता देवी ने एक्ट किया, वहाँ से उसे काटने नहीं दिया। बहुत सारे बिश्नोई वहाँ पे प्रेजेंट हो गए जिन्होंने उसे पेड़ों को नहीं काटने दिया, तो उसे क्या मिला, एक अवार्ड मिला जिसे क्या बोलते हैं, अमृता देवी बिश्नोई प्रोटेक्शन अवार्ड फॉर इंडिविजुअल और कम्युनिटीज रूरल एरियाज इन शो एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज एंड डेडिकेशन फॉर द प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ। तो इन्होंने क्या करा, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया। ये कौन सा एरिया था, रूरल, क्योंकि गाँव को रूरल बोलते हैं ना, तो कौन सा हो जाए, रूरल। यू मे हैव हियर एट चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट तो आपने सुना ही होगा, उसमें क्या है, गढ़वाल हिमालयास इन 1974 में भी लोकल वुमन ने ही एक्ट किया। एनॉर्मस bravery protecting trees, the acts of contractor by using them couple all over the accumulate the चिपको मूवमेंट। तो यहाँ पे क्या करा, जो प्लांट्स थे उसको भी रोकने का काम करा, मतलब जो अगर उससे कट कर रहे थे, फॉरेस्ट को डिफॉरेस्टेशन बना रहे थे, वहाँ पे उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट करा जिसे क्या बोलते हैं, चिपको मूवमेंट। अभी हमने पढ़ा था ये। रियलाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ पार्टिसिपेशन बाय लोकल कम्युनिटीज़। किसने पार्टिसिपेट किया था यहाँ पे, लोकल कम्युनिटीज़, जो गांव में रहने वाले लोकल लोग थे उन्होंने पार्टिसिपेट करा। नेक्स्ट आए थे जो टू फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी कि JFM। इन्होंने क्या करा, प्लांट को कटने से इन्होंने भी रोका था, और इनको बाद में बहुत बड़ी हेल्प मिली कि जो प्लांट से मिलता है इन्हें फ्रूट जैम, और फ्रूट जैम हो गया, और क्या हो जाएगा, रबड़ हो गई, मेडिसिन हो गई, इन्हें JFM के थ्रू मिल पाई। इसके बाद नेक्स्ट आती है क्विज। ईच वाला हमारा जो चैप्टर है ये ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। इसमें सिर्फ 2 ही लेसन थे, 2 ही लेक्चर थे। तो पहला लेक्चर हमने इससे पहले वाली क्लास में करा था, ये वाला लेक्चर इस क्लास में क्या था। अब इस वाले लेक्चर में हमने बहुत कुछ जाना कि एयर पॉल्यूशन को कम कैसे करना है, क्या क्या उससे हानि पहुंच सकती है, वाटर पॉल्यूशन होगा, रेडियो एक्टिव, ग्रीन हाउस, ऐसे बहुत सारे हमने इसमें टॉपिक्स को कवर किया है। इस लेसन को आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसमें आधे से ज़्यादा पोर्शन NCERT पैटर्न का है, क्योंकि NCERT से ही इसमें से क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए आगे करते हैं क्विज़। क्विज़ में आते हैं सबसे पहले, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर एयर पॉल्यूटिंग एजेंट विच आर प्रोड्यूस बाय। किसने दिए थे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से मिलती है, जेट प्लान हो गए, हेलीकॉप्टर हो गए। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, जेट प्लान, क्योंकि हेलीकॉप्टर तो दे नहीं रखा। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड यूज टू गेट रीड ऑफ पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे आता, ई वेस्ट में, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में 99% थर्मल पावर प्लांट प्रेजेंट होते हैं। अब देख लेते हैं इसका 1 मिनट एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो वेस्ट पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन हो गया, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, सॉलिड वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट, ग्रीन हाउस, ओजोन डिप्लीशन और डिफॉरेस्टेशन। ये वाले टॉपिक हमने इस लेसन में कवर किए हैं। ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया, ये पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट हो गया है एनवायरमेंटल इशू का। मिलते हैं हम एक नेक्स्ट चैप्टर में एक नए टॉपिक के साथ में।